डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यस, एचसीयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी और उसकी पीएचडी की पेपर जो इस साल हुई है, ये हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा लोगों ने नहीं दिया हो इस एग्जाम को, लेकिन मेरे कई स्टूडेंट ने इस एग्जाम को दिया है। और ये पेपर इतना ब्यूटीफुल है कि मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं कि इसको मैं एनालाइज करूं, जबकि काफी ज्यादा स्टूडेंट हो सकता है कि इसमें इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगी। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं, तो आप देख रहे हैं पॉल साइंस हेल्प चैनल, और मैं एनालाइज करता हूं इस सीरीज में डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उसको एनालिसिस, उसकी एनालिसिस, लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, लेवल, स्कोप, और अपने नॉलेज को थोड़ा और बढ़ा लेने का नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं एचसीयू हैदराबाद यूनिवर्सिटी की जो पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट हुई है, जिसमें आप पॉलिटिकल साइंस के थीम पे पीएचडी कर सकते हैं, उसकी 2026 की पेपर को। लेट अस बिगिन विद ए बिट लॉन्ग सॉरी भूमिका। इससे पहले कि हम लोग और क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू, यदि आप वेट कर रहे हैं फाउंडेशन बैच का, कितने ही मेल मुझे आए हैं कि सर यूजीसी नेट के लिए भी सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फाउंडेशन बैच लॉन्च करें। जैसे कि आप सीयूटी पीजी के लिए करते हैं, यदि आप उसके लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि टेंटेटिव स्टार्ट डेट 1 अगस्त से होगी। टेंटेटिव मैं कह रहा हूं। और मॉक टेस्ट सीरीज एज यूजुअल 15 सितंबर से। आ, एक ओवरऑल मैं हमेशा ये देता हूं कि कैसा पेपर है। जैसा मैंने इंट्रो में ही कहा कि ये ब्यूटीफुल पेपर है, और मैं जब भी एचसीयू के पेपर को एनालाइज करता हूं तो मेरी नॉलेज थोड़ी सी बढ़ती है। वैसे सभी में बढ़ती है, लेकिन इसमें एक अलग तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन होते हैं खास। क्या है खास? ये वो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है जो पूछे जाने चाहिए थे हर एग्जाम में। यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनानी है, यदि आपको एकेडमिक्स में स्टूडेंट को अट्रैक्ट करना है, तो वैसे ही क्वेश्चन है। आपको भी बहुत मजा आएगा यदि आप पॉलिटिकल साइंस में थोड़े भी पैशनेट हैं और देखना चाहते हैं कि कैसे क्वेश्चन सेट हो सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन मैं जरूर कह दूं कि इसमें जहां इंडियन पॉलिटी पे वो आते हैं, तो वो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर जो कि कहीं आपको ज्यादा मिलता नहीं है, उस पर वो कुछ बुक्स एंड अदर पूछते हैं जो बिल्कुल आपको ब्लैंक लगता है। लेकिन यही वो सोर्स है जिससे अन्य एग्जाम के लिए एटलीस्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं उन थिंकर्स को जो आजकल लिख रहे हैं इंडियन पॉलिटी पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। और एक बात मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन थे, लेकिन मैंने इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई के 5 क्वेश्चन मैंने जो है बिल्कुल छोड़ दिए हैं, और 15 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्रीहेंशन के थे, आसान है, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। 20 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए। 50 क्वेश्चन आई हैव एनालाइज्ड 50, जिसमें से कुछ क्वेश्चन जो हैं वो एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं, या आपके लिए रिसर्च एप्टीट्यूड, और बाकी क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस के। पहला क्वेश्चन देखिए, ये सब एप्टीट्यूड टेस्ट के हैं। फर्स्ट 35 तक जो है, 36 से जो है वो पॉलिटिकल साइंस के शुरू होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूज दैट द सोशल वर्ल्ड इज ए माइंड इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव रियलिटी दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ आवर नॉलेज ऑफ इट। आप यदि इस सबको पढ़ेंगे कि इंटरप्रेटिविज्म, इंटरप्रेट जो हम करते हैं, तो इंटरप्रेटिव जो एपिस्टेमोलॉजी है, उसमें रिफ्लेक्टिविज्म आ सकता है। जो पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, क्रिटिकल थ्योरीज हैं, क्रिटिकल फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो भी आ सकती है, सबअल्टरनिज्म, ये सब इंटरप्रेटिव है। अ, तो पोस्ट मॉडर्न तो ये बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि पोस्ट मॉडर्न तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को नो नो कहता है। बेसिकली इसका हिंदी में मीनिंग क्या है कि जो हमारा सोशल वर्ल्ड है, मतलब जो हमारे फैमिली, सोशल रिलेशन, दुनिया, पॉलिटिक्स एंड ऑल, जो जो सोशल वर्ल्ड है नेचुरल वर्ल्ड के अलावा, वो भी जो है माइंड इंडिपेंडेंट एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। और हम उसको फैक्ट एंड ऑब्जर्वेशन से उस रियलिटी को जान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक फैन है, फैन जो है एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, और उसको हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से या फैक्ट्स या ऑब्जर्वेशन से हम उसको जान सकते हैं, उस ऑब्जेक्टिव रियलिटी के बारे में जान सकते हैं, वो किस चीज से बना है, क्या उसके फीचर्स है और। ये एग्जैक्टली यही चीज पॉजिटिविज्म है। यही यही जो यही कहना है पॉजिटिविज्म है कि मतलब हमारे नॉलेज से इंडिपेंडेंट एक ऑब्जेक्टिव दुनिया है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जिसको छू के, देख के, टेस्ट करके, मतलब अपने सेंस एक्सपीरियंस से हम उस दुनिया को जान सकते हैं। दैट इज देयर।
वो और उसको कोई भी देखे, उसका इंटरप्रिटेशन से मामला नहीं है, पर्सपेक्टिव से मामला नहीं है, सबको एक ही नजर आएगी। आपको पता है कि ऐसा होता है क्या? सोशल वर्ल्ड तो ऐसा वर्ल्ड है कि आप जो देखना चाहें आपको वही दिखती है। आपकी सोशल वर्ल्ड एक अलग ही है और दूसरे की अलग है। तो अभी तो हम ये मान ही नहीं सकते कि वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। कई इस एपिस्टेमोलॉजी को आप कह सकते हैं काफी कंटेस्टेड है। इवन पोस्ट पॉजिटिविज्म उसको नहीं मानती। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म तो कहती है कि हर जो हमारा जो सोशल वर्ल्ड है वो हमारा ओन सोशल कंस्ट्रक्शन है, जो हम मिल करके स्पीच, डायलॉग और डिस्कशन से क्रिएट करते हैं, वही वर्ल्ड है। अब यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सा समझ सकते हैं कि जो पॉजिटिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी यदि रिसर्च में यदि आप देखें, तो वो होगी जो कि फैक्ट, डेटा, ऑब्जर्वेशन, क्वांटिफिकेशन के बेसिस पे एकदम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन निकाल सकते हैं, बिकॉज दे बिलीव कि बिल्कुल एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी या सोशल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसको फैक्ट ऑब्जर्वेशन से जाने जा सकते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूशन कैन हैव मोर देन क्या? आपको पता है डे इन डे आउट हम लोग बात करते हैं मीन मीडियन मोड की, और आप यदि कोई डिस्ट्रीब्यूशन देखो, यहाँ पे मान लो मार्क्स हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो आपको ऐसा मिल सकता है कि किसी को इतना आया, फिर इतना आया, ऐसे ऐसे। तो ये मोड क्या होगा? जो जो बराबर मार्क्स आने वाले, या आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो अ, ये तो मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गलत किया है। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, सॉरी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ मार्क्स उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे मोड जो है बेसिकली वो होंगे जिसपे कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट है। मान लो इस पे 5 स्टूडेंट हैं 45 मार्क्स पे, तो 45 मोड मोड है। तो मोड जो है मल्टी मॉडल हो सकता है। कोई भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है मल्टी मॉडल, पता लगा कि 5 इस पे भी हैं, 5 यहाँ 15 नंबर है, उस पर भी 5 स्टूडेंट है। लेकिन मीन मीडियन एकदम फिक्स एक ही होगा। मीन मीडियन कभी जो है दो नहीं हो सकता। तो मोड जो है एक से अधिक हो सकता है, बाई मॉडल होता है, मल्टी मॉडल होता है, कई कई मोड हो सकते हैं। Fill in the blanks. Although research questions typically concern a population, we all know, a research study typically examines a sample. बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए हम जितने स्टूडेंट एचसीयू में पीएचडी पढ़ रहे हैं वो हमारा पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, लाइक दैट। तो ये पॉपुलेशन में से जो है हम किसी भी मेथड से, रैंडम या कोई भी नॉन रैंडम मेथड से, हम जो है 50 स्टूडेंट को मान लीजिए 20 स्टूडेंट को चुन लेते हैं, तो ये सैंपल हो जाता है। तो ये सैंपल इसी पॉपुलेशन का एक छोटा सबसेट है। तो सैंपल पे हम रिसर्च करते हैं, जो भी हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, मतलब हाइपोथेसिस तो हम पॉपुलेशन पे डेवलप करते हैं, लेकिन उस हाइपोथेसिस को टेस्ट जो हम करते हैं वो सैंपल पे करते हैं। अब यहाँ फिर fill in the blanks है। A descriptive question might ask what proportion of males and females say that they would vote for a Democratic or Republican candidate in the next US presidential election. In contrast, a explanatory question might ask why the women say they will vote for a Democratic candidate in the next US president. देखिए, जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है कि आप डिस्क्राइब करो, तो आप पूछोगे व्हाट यू फील अबाउट दिस, हाउ यू डिड दिस। एंड यदि एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है तो आप व्हाई क्वेश्चन करोगे, व्हाई डू यू थिंक दैट दिस शुड हैपन। तो वो एक्सप्लेनेशन है, यू एक्सपेक्ट एन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। तो व्हाई क्वेश्चन आर एक्सप्लेनेटरी एंड व्हाट एंड हाउ क्वेश्चन आर डिस्क्रिप्टिव। ये जब आप क्वेश्चनियर फ्रेम करते हो तो आपको ये पता होना चाहिए रिसर्च में। व्हाट इज द करेक्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन ए hermeneutics ऑफ फेथ एंड hermeneutics ऑफ सस्पेंशन? पहले तो hermeneutics जो है वो क्या है? ये स्टडी ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट है। आप टेरेंस बॉल को याद करो, मैंने पूरा वीडियो बनाया है। जैसे मान लीजिए आप प्लेटो के रिपब्लिक को पढ़ रहे हो, तो आपको कुछ हो सकता है आप कुछ नया चीज देखो उसमें जो उसमें लिखा हुआ भी नहीं है। आप सोचो कि प्लेटो क्या सोच के ये कह रहे होंगे, क्या सोच के कह रहे होंगे। आप उसके मोटिव पे जाओ, इंटरप्रेट। कई क्लासिकल टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति, उसको वेद कैसे उसको इंटरप्रेट करोगे, दैट इज hermeneutics। इट इज नॉट सिंपल लिटरल मीनिंग नहीं होता इन सब ग्रेट टेक्स्ट का। तो वो जो विधा है, वो जो जो मेथोडोलॉजी है, या ये जो एक्सरसाइज है, ये प्रोसेस है, उसको इंटरप्रेट करके समझने की, आज के समय में, उस समय हजारों साल पहले की, उसको हर्मेनेटिक्स कहते हैं। हर्मेनेटिक्स ऑफ फेथ क्या होगा कि आपको
एकदम बिल्कुल विश्वास है कि ऑथर ने जो कहा है वो बिल्कुल वही कहा है जो उन्होंने लिखा है। तो आप क्या करोगे? यू विल एम टू रिस्टोर, योर एम विल बी टू रिस्टोर द मीनिंग टू ए टेक्स्ट। मतलब उसका जो मीनिंग है उसको रिस्टोर करने की कोशिश करोगे कि नहीं इन्होंने यही कहा है। जबकि यदि हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन हो, जैसे मार्क्स जो है वो अधिकतर जो है जो 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 चीजों को देखते हैं वो सस्पिशंस देखते हैं, जो भी लिटरेचर अदर्स है, कई लोग अभी भी देखते हैं हर्मेनेटिक्स ऑफ सस्पिशन। तो उसमें वो ये कहेंगे कि दे विल ट्राई टू डिकोड द मीनिंग दैट वाज डिस्क्राइब्ड। वो कहेंगे कि नहीं नहीं, जो प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक में ना, वो तो वो उन्होंने बस आपको दिखाने के लिए लिखा है। उनका मोटिव कुछ अलग था, वो ये कहना चाहते थे इसके थ्रू, लेकिन उन्होंने छिपा लिया है, और उस छिपे हुए को हम देखना चाहते हैं। मतलब दे हैव ए सस्पिशन ओवर द एक्चुअल टेक्स्ट, कि वो चीज वो नहीं कह रहा है जो वो कहना चाहता है। ऑथर का कुछ मन में कुछ मोटिव इंटेंशन कुछ और था, लेकिन उसको परसिक्यूशन या डर के चलते उन्होंने नहीं कहा है, उसने कोड वर्ड में कहा है। तो वो हर्मेटिक्स ऑफ सस्पिशन है। Which of the following statement with respect to लुई अल्थुजर्स materialism are true? आपको पता है लुई अल्थुजर जो है वो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बहुत बड़े थिंकर है। स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म मतलब ये कहता है कि जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर मतलब पैटर्न, सोशल रिलेशन को सोशल स्ट्रक्चर कहते हैं, उसको क्रिएट रिक्रिएट और उसको मेंटेन करता है कैपिटलिस्ट स्टेट। मतलब ये कोई कैपिटलिस्ट स्टेट इज नॉट ए सिंपल इंस्ट्रूमेंट फॉर फर्दरेंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास, जो कि मार्क्स कहते हैं कि नो, ये बहुत बड़ा काम करता है। वो उस कैपिटलिस्ट सोशल रिलेशन को मेंटेन करता है, उसको क्रिएट करता है, रिक्रिएट करता है। लेकिन उन्होंने जो है मटेरियलिज्म, जो मार्क्सिस्ट जो डायलेक्टिक हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म था, उस पर भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। उसी से ये क्वेश्चन है, हिस्ट्री इज ओपन एंडेड देयरफॉर नॉट एमेनेबल टू साइंटिफिक इंक्वायरी। ये गलत है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। हिस्ट्री इज ओपन एंडेड नेवरथलेस एमेनेबल टू साइंटिफिक इंक्वायरी। बेसिकली मार्क्स क्या कहते थे कि हिस्ट्री को हम एकदम बिल्कुल समझ करके हम समझ सकते हैं कि हिस्ट्री कैसे अनफोल्ड होती है, उसके पैटर्न को जान सकते हैं। याद करो उनका मास्टर स्लेव और फिर फ्यूडल सोसाइटी और फिर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड आगे उसकी क्या ट्रेजेक्टरी होगी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक एनालिसिस। इनका कहना है कि हिस्ट्री इतना ओपन एंडेड है, आप उसको उस तरीके से डिटर्मिनिस्टिक वे में एनालाइज नहीं कर, मतलब कि नहीं कर सकते हो कि क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप उसका जो है साइंटिफिक इंक्वायरी तो जरूर कर सकते हो। है तो वो ओपन एंडेड है, बिल्कुल आपके बूते से बाहर है कि आप उसको बिल्कुल पूरी तरह समझ लो और एकदम बिल्कुल वो फिक्स लॉ के अनुसार चलता है, लेकिन साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हो। दूसरा उसी तरीके से कहते हैं कि डिस्पेंसिंग फर्स्ट कॉज मेक्स एक्सप्लेनिंग चेंज इम्पॉसिबल फॉर ए साइंटिफिक थ्योरी। अब फर्स्ट कॉज क्या है मैं बताऊंगा। डिस्पेंसिंग फर्स्ट कॉज while simultaneously explaining changes should be in should change should be the aim for a scientific theory। बेसिकली फर्स्ट कॉज क्या कहता है कि हर चीज का कॉज ये है। जैसे कि यदि हम कहेंगे कि यूनिवर्स का जो बिग बैंग है वो फर्स्ट कॉज है, मतलब ये हुआ इसीलिए जो है यूनिवर्स पैदा हुआ। द फर्स्ट कॉज, उसके और अंदर आप नहीं जा सकते हो। दैट वाज किसी भी फिनोमेना का वो प्राइमरी कॉज था, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट कॉज। और उसी से सब कुछ निकलता है। जैसे आप मार्क्सिज्म में देखो तो फर्स्ट कॉज क्या है, वो है इकोनॉमिक मोड, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कह लो, या मोड ऑफ प्रोडक्शन किसके हाथ में है, ये जो है फर्स्ट कॉज है। उसी से जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनता है, बेस बनता है, और उसी बेस के बेसिस पे सारा सुपर स्ट्रक्चर, मतलब स्टेट, लॉ, हमारी लाइफ, आर्ट, क्राफ्ट, कल्चर, बुक्स, मीडिया, हमारी अपनी पूरी लाइफ पॉलिटिक्स है। तो ये फर्स्ट कॉज है। तो इनका कहना है कि फर्स्ट कॉज को हम नहीं मानते कि कुछ ऐसा, बिकॉज हिस्ट्री इज ओपन एंडेड। इवन इनका एक कॉन्सेप्ट है ओवर डिटर्मिनिज्म, कि कोई चीज जो होता है ना उसमें कई चीजें उसमें कॉज करती है, एक चीज से वो डिटरमिन नहीं हो सकता है। तो आप ये नहीं कर सकते कि मोड ऑफ प्रोडक्शन किसी ने किसी के हाथ में है उसी से सब कुछ डिसाइड होगा, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। तो इसलिए फर्स्ट कॉज को वो नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी डिस्पेंसिंग फर्स्ट कॉज, लेकिन फिर भी जो है जो चेंज होते हैं हिस्ट्री में या मटेरियलिज्म के थ्रू जो देखना है, उस चेंज को तो हम साइंटिफिकली जो है उसको हम जानने की कोशिश कर सकते हैं और उस पर साइंटिफिक इंक्वायरी कर सकते हैं कि क्या क्या कॉजेज होंगे इस चेंज के। ऐसा नहीं है कि ठीक है फर्स्ट कॉज को हम नहीं मानते। तो इसलिए 2 और 4 जो है इसका सही है।
यदि आपको ये टफ लग रहा है तो एटलीस्ट कुछ तो नॉलेज लेके जाइए कि फर्स्ट काउज क्या होता है, यहाँ पे पढ़ लो। इसके अलावा ये भी कि हिस्ट्री जो है ओपन एंडेड होने का क्या मायने है। अल्थुजर उसको ओपन एंडेड मानते हैं, मार्क्स के लिए क्लोज एंडेड है, बिल्कुल एकदम उसको एग्जामिनेशन किया जा सकता है विदाउट एनी अदर थिंग नोइंग। मतलब हिस्ट्री को खुद जो है उसको हिस्टोरिकल नैरेटिव से एक ग्रैंड नैरेटिव बना करके उसको किया जा सकता है। यहाँ पे आप ये भी समझो कि जिस तरीके से हिस्ट्री को ग्रैंड नैरेटिव बनाते हैं मार्क्स, उसको कौन नकारेगा? पोस्ट मॉडर्निज्म, ग्रैंड नैरेटिव। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फिनोमिनोलॉजी एज ए रिसर्च मेथड। अगेन जो है इस क्वेश्चन से आप थोड़ी बहुत फिनोमिनोलॉजी को समझ सकते हो। फिनोमिनोलॉजी का मतलब क्या होता है जो यहाँ पे दिया गया है कि इट फोकसेस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड। एक कोई इंडिविजुअल है, वो दुनिया को क्या देखता है, उसको कैसी दिखती है, सोशल वर्ल्ड उसको कैसा दिखता है, उसमें जो फिनोमिना है वो उसको उसके नजरिए से। और ऑफ कोर्स ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। अभी जो पॉजिटिविज्म यदि देखो तो बिल्कुल वो नकारते हैं, नो। पॉजिटिविज्म में तो उस एक व्यक्ति के लिए क्या, सबके लिए पंखा क्या है, तो मेरे लिए जो है वही आपके लिए है, किसी के लिए भी है, उसमें थोड़ी कोई फिनोमिनोलॉजी है। फैन इज ए ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जिसको छू के टच करके साइंटिफिकली कोई भी जान सकता है, और जो जानेगा वो वही चीज जानेगा जो दूसरा जानेगा। लेकिन ऐसा सोशल वर्ल्ड के साथ नहीं है। फिनोमेनोलॉजी कहता है कि आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दुनिया का अलग होगा और किसी का अलग होगा। देखो इसी दुनिया में कोई जो है वो मतलब बबलिंग वे में जो है जिंदा रहता है, डांस कर रहा था उसी टाइम में, जिस टाइम में कोई व्यक्ति जो है डांस कर रहा होता है, बबल्ड होता है, उसी टाइम में कोई आदमी इतना अवसाद से भरा होता है कि उसको लगता है कि दुनिया छोड़ दे। आप समझो कितना सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। एक आदमी का यदि 90 ईयर्स के आदमी को यदि आप ले लो पूरे दुनिया में, और उसका सैंपल भी ले लो और उससे बात करो, तो कई बोलेंगे कि लाइफ वॉज सो ब्यूटीफुल। ठीक है कि आई एम गोइंग टू डाई आफ्टर सम टाइम, बट लाइफ वॉज सो ब्यूटीफुल। यदि आप 90 ईयर के आदमी को लो तो बोलेंगे कि वो क्यों 90 ईयर तक जिंदा है, मतलब इट वॉज सच ए टफ लाइफ। तो फिनोमिनोलॉजी यही कहता है कि सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जो जो लिव्ड एक्सपीरियंस है वो, यदि आप देखो कि इसके जो थिंकर हैं थोड़ा बहुत जान लो। हम लोग बहुत कम पॉलिटिकल साइंस में इन थिंकर्स को जानते हैं। एडमंड हुसरेल जो हैं, ये फादर ऑफ फिनोमिनोलॉजी कहलाते हैं। और मार्टिन हेडेगर को हम लोग जानते हैं। अ, आना आरेंट जो है मार्टिन हेडेगर से बहुत प्रभावित हैं, उनकी काफी सारी चीजें जो हैं वो फिनोमिनोलॉजी से आती हैं। तो वो भी जो है बहुत बड़े थिंकर इसके माने जाते हैं। इसका जो एक फॉर्म जो है एग्जिस्टेंशियलिज्म, जिसमें जीन पॉल सार्ट्रे आते हैं, जिससे कि फ्रेंच फैनन काफी प्रभावित थे, तो वो भी इससे जुड़ा हुआ है। फॉर ए क्वेश्चन टू बी ए रिसर्च क्वेश्चन, अब यहाँ पे ना थोड़ा सा देखो, जैसे ये वाला जो है इट फोकसेज ऑन कल्चरल ग्रुप थ्रू पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, तो ये इथनोग्राफी टाइप की है कि आप किसी कल्चरल ग्रुप को देखते हो कि वो कैसे बिहेव करते हो, फिर थ्योरी बनाते हो। फॉर ए क्वेश्चन टू बी ए रिसर्च क्वेश्चन इट नीड टू बी। अब यहाँ देखो ऑल ऑफ द एबव जहां भी है ना, सोचो कि हो सकता है कि ज्यादा चांस है, इसलिए गौर से देखो। फर्स्ट है कि रिसर्च क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? आर्टिकुलेट ए रैशनल फॉर परसुइंग रिसर्च ऑन द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस फॉर ए ब्रॉड इशू और एरिया ऑफ इंटरेस्ट विद इन आवर फील्ड। ये तो जनरल है ना कि ऐसा होना चाहिए कि उस पर रिसर्च किया जाए, वो एक ऐसे इशू को उठाता हो जो कि जिस फील्ड में हम कर रहे हैं उसमें उसका सिग्निफिकेंस हो। दूसरा है फॉर्मुलेट द क्वेश्चन सो दैट इट इज रिसर्चेबल। रिसर्चेबल तो हो जिसपे कि हम फैक्ट, ऑब्जर्वेशन या इंडक्टिव या डिडक्टिव किसी मेथड से हम किसी हाइपोथेसिस को टेस्ट तो कर पाए, सो दैट इट बी आंसर्ड थ्रू रिसर्च। द क्वेश्चन हैज नॉट ऑलरेडी बीन डेफिनेटली आंसर्ड। ऑफ कोर्स उस क्वेश्चन पे कई लोगों ने रिसर्च किया होगा, लेकिन थोड़ा तो कुछ डेल्टा ऐड करने की गुंजाइश है। 100%, यदि 100% आंसर कर दिया गया है किसी फिनोमेना को, किसी क्वेश्चन को, तो उस पर क्या रिसर्च करता है? और जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, 100% एकदम अननोन, उस पर भी आप रिसर्च नहीं कर सकते हो। रिसर्च केवल उसी क्वेश्चन पे किया जा सकता है जो कि आंसर तो किया है कई लोगों ने, लेकिन थोड़ा सा और हम उस पर डेल्टा ऐड कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट, ए सैंपल ऑफ एन इज इक्वल टू 25। एन 25 मतलब कि सैंपल जो लिए उसमें 25 25 एलिमेंट है। मान लो 25 बच्चे का मैथ का स्कोर, दैट इज ए मीन ऑफ 11। 11 मान लो स्कोर का मीन है। इफ ईच स्कोर इन द सैंपल इज मल्टीप्लाइड बाय 6, तो न्यू मीन क्या होगा? ये बहुत सिंपल है। यदि आप किसी भी नंबर से सबको 6 से आप इंटू कर दो तो क्या होगा? मीन भी 6 से इंटू हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन यदि ये इस पे कोई बोले कि सभी में से हम 2 मार्क्स घटा लें, तो मीन क्या हो जाएगा? 2 मार्क्स जोड़ लें तो क्या मीन हो जाएगा?
सर्च करो। दीज आर द वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे तो सिंपल है कि यदि आपने जोड़ दिया तो आपको वो सीधे उससे 6 गुना बढ़ जाएगा। The following refers to a common methodological problem in comparative research. It relates to failure to see what is distinctive or different about a particular case. It can also arise when a case is studied in isolation. There is a particular case and you are studying it in isolation. उसको आप truly comparative नहीं करो, उसी एक particular case को, मान लो कि लोकपाल का जो है वो एजिटेशन हुआ था 8000, उसी केस को आप एकदम आइसोलेशन में स्टडी करो एंड नॉट कंपेयरिंग टू अदर्स। Deep knowledge of a particular case can mean that some things become so familiar as to be part of the furniture. मतलब आपको वो कॉमन सेंसिकल लगने लगता है, आपको यूनिवर्सल लगता है कि यही हर जगह होता है, rather than question of active reflection. What is the problem being referred to in the above paragraph? इसको false universalism कहते हैं। आप एक केस को स्टडी करके सोचते हो कि ये हर जगह ऐसे ही होता है, मतलब आप उसको यूनिवर्सलाइज कर देते हो, जबकि एक केस से क्या पता चलेगा कि ये जो जो जिस फिनोमेना को आप सोच रहे हो कि हर जगह एग्जिस्ट करता है, क्या वो इस केस का पर्टिकुलर तो नहीं है। फॉल्स यूनिवर्सलिज्म। फॉल्स फॉल्स एक्सेप्शनलिज्म इसका उल्टा है। मतलब कि जबकि आप कोई किसी एक ऐसे फिनोमेना को आप करोगे, इट इज अ वेरी एक्सेप्शनल फिनोमेना, जबकि इफ यू कंपेयर तो आपको पता लगेगा हर जगह ये फिनोमेना आपको दिख रही है, तो आपने यूनिवर्सलिज्म को नकार दिया। A research design primarily helps a researcher to, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि सबको आप पढ़ोगे ना, सॉर्ट ओनली, डेटा कलेक्शन टूल, ओनली ओनली को तो पहले काट दो, कैरी आउट डेटा एनालिसिस एंड सरमाइज द फाइंडिंग, ये तो एक पार्ट है रिसर्च का। सेट आउट ए प्लान एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ रिसर्च, ये देखते ही आपको लगेगा ये पूरे जो रिसर्च है उसको पूरा लॉजिकली स्ट्रक्चर करता है, प्लान बनाता है, यही तो रिसर्च डिजाइन है। क्या वेरिएबल होंगे, कैसे हम डेटा कलेक्ट करेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे, ओनली ओनली मतलब नहीं, जहां ओनली है समझो कि वो गलत होगा, नॉट ओनली, नॉट एट ऑल। स्नोबॉल सैंपलिंग आपको पता है ना क्या होता है, जैसे कि हमको कुछ पता नहीं है कि कैसे सर्च करें। जैसे मान लो अभी हमें सर्च करना है कि एचसीयू में जो स्टूडेंट रिसर्च कर रहे हैं उनके उन पर कुछ रिसर्च करना है, लेकिन मुझे तो ठीक से पता नहीं कहाँ से लाएंगे, कोई सैम्पलिंग फ्रेम नहीं है, मतलब मेरे पास कोई डायरेक्टरी नहीं है जहां से मैं चुन लूं। तो मैं लेकिन एक स्टूडेंट को जानता हूं अपने, जो कि एचसीयू में पीएचडी कर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा कि तुम किसी दूसरे को रेफर कर दो कि वो इस सैंपल में बताना चाहे तो और फिर उसको कहो कि वो किसी दूसरे को रेफर करे, तो ये नेटवर्किंग बनेगी, 1 से 2 और 25 व्यक्ति मुझे मिल जाएंगे। तो ये कब होता है, जबकि डिफिकल्ट टू लोकेट पॉपुलेशन, नीड टू रिक्वायर टू मिनिमाइज रेंडमाइजेशन इज नॉट फिल नो। जब हमको पॉपुलेशन या पॉपुलेशन फ्रेम ही पता नहीं है, मतलब हमको टोटल जो है एसयू के स्टूडेंट का कोई डायरेक्टरी या लिस्ट नहीं है। अगेन ये देखो 13 नंबर क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन आपको मजा आएगा सुन के, यदि आपको लगे कि कॉमन सेंस से कैसे हम निकालते हैं क्वेश्चन, या सोशल जो सोशल स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश। सोशल पोजीशंस आर रिलेशनल ऑलवेज। जो सोशल पोजीशन है रिलेशनल है। आप जो जो ऊपर होते हैं नीचे होते हैं सब रिलेशन है, फादर और फ्रेंड, पति पत्नी भाई, ऑल रिलेशनल। सोशल पोजीशंस आर relational, elite, mass, and it is contradictions and collaboration between these, ये जो social position का जो contradiction and collaboration है, that shape everyday social life। caste system को याद करो। Locating the formation of subjectivities within the various processes of the everyday enables an examination of the multiple ways in which variations between different social categories, African caste system को ध्यान रखो, are organized and ordered। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ना, मैंने भी 2-3 बार पढ़ा, तो ये समझ में आया कि ये बेसिकली क्या करने की कहने की कोशिश कर रहा है कि कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम डिफरेंट, ये जो सोशल पोजीशन डिस्क्रिमिनेटिव प्रोसेस है, कैसे किसी को हम खाने में फिट करते हैं कि तुम यहां आओगे, हम एक हायरार्की में फिट करते हैं, सोशल पोजीशन में फिट करते हैं, और उससे हम जो है अलग करते हैं, क्लासिफाई, डिफरेंशिएट, डिस्क्रिमिनेट। ऑफ कोर्स इस डिफरेंशिएटेड रिलेशनशिप में जो है हिरार्की होती है, कोई ऊपर होता है कोई नीचे होता है, और ये जो है टॉर्चरस भी हो सकता है लाइक कास्ट सिस्टम, लेकिन ये सोशल रियलिटी है, ऑलवेज ऐसा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो INUS, अब इस पे तो पूरी जो है क्लास ली जा सकती है। जे एल मैकी का जो है
एक कॉजेशन की एनालिसिस है कि क्या चीज से क्या हुआ होगा। तो इसमें आइनस है एन इनसफिशियंट बट नॉन रिडंडेंट पार्ट ऑफ एन अननेसेसरी बट सफिशियंट कंडीशन। अब यहाँ पे देखो क्या है, कहीं पे मान लो अभी आपने देखा यूपी में शॉर्ट सर्किट हुई, एक कोचिंग सेंटर में आग लगी, वेरी वेरी ट्रेजिक। उसका रिसर्च पार्ट देखो, यदि इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वहां पे शॉर्ट सर्किट से स्पार्क हुआ था, तो ये आइनस कहेगा कि शॉर्ट सर्किट जो है अपने आप में इनसफिशियंट है। यदि मान लो कि कोई कंबसेबल मटेरियल नहीं है, कोई कपड़ा, कोई रुई, पर्दा कुछ नहीं है, और कोई ऑक्सीजन भी कोई खास वहां हाई लेवल नहीं है, तो स्पार्क हुआ भी तो क्या होगा? कुछ होगा, थोड़ा सा ऐसे घर में शॉर्ट सर्किट होता है, ऐसे जल जाता है कोई स्विच सॉकेट, तो वो इनसफिशियंट कॉज है, but non-redundant part of an unnecessary but sufficient condition। लेकिन यदि वही स्पार्क जो है शॉर्ट सर्किट का, यदि वहां पे ऑक्सीजन सही मात्रा में है वहां उसको कंबसन करने के लिए, और वहां कंबसेबल मटेरियल भी है, वहां पे रुई का ढेर है, कपड़े का ढेर है, कर्टेन टाइप का चीज है, इस टाइप के जलने वाले चीज पड़े हुए हैं, या वहां पे कोई गलती से कोई जो है कोई रखा हुआ है, ऑयल जैसा चीज है, उस टाइप की चीज है, तो फिर जो है वो नॉन रिडंडेंट नहीं रह जाता है, वो है तो मतलब कि रिलेवेंट है, नॉन रिडंडेंट नहीं है। और अननेसेसरी पार्ट ऑफ एन अननेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन, मतलब कि उसी से तो केवल जो है वो नहीं लग जाएगा आग, लेकिन जो सिचुएशन है, यदि ये वहां पता लगे कि जहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ था वहीं पे एक जो है बहुत बड़ा ढेर कपड़े का रखा हुआ था, यदि ये पता चल जाए, तब जो है वो सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है। और इस पे जो है कहना इतना 1 मिनट में 1.5 मिनट में मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे देखो, इन सब में देखो, ए सिंगल स्पार्क इज ऑलवेज सफिशिएंट टू कॉज ए फायर रिगार्डलेस ऑफ अदर कंडीशन। ये वो आइनस नहीं है, आइनस इस तरह से एनालाइज नहीं करता है। अब यहाँ देखो, ए स्पार्क कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फ्लेमेबल मटेरियल, इस केस में जो स्पार्क है वो सफिशिएंट कंडीशन बन जाता है, क्योंकि अब जो है उसको मतलब उसको सपोर्टिंग है, causes a fire, though none of these is sufficient। ना तो एक स्पार्क जो है सफिशिएंट है, ये जो है इनसफिशिएंट है। ये सभी अपने आप में, स्पार्क हो, ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन हमेशा, हम अभी भी ऑक्सीजन हो तो क्या आग लगेगी? और कर्टन मेरे रूम में हर जगह तो क्या आग लगेगी? ये तीनों अपने आप में इनसफिशिएंट है, बट नॉट रिडंडेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आग होगा तो इसकी कोई अहमियत नहीं है। आग जो लगती है ना, तो इन सब का जो है ऑक्सीजन या शॉर्ट सर्किट या कंबसेबल मटेरियल, दोनों तीनों बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट होते हैं, तो दे आर नॉन रिडंडेंट एंड पार्ट ऑफ एन अननेसेसरी बट सफिशिएंट कंडीशन। जरूरी नहीं है कि उसी से आग लग जाए, तो ये अननेसेसरी है, नेसेसरी नहीं है कि स्पार्क होगा तो आग लग जाएगा, ये नहीं जरूरी है कि ऑक्सीजन होगा तो आग लग जाएगा, लेकिन ये तीनों का होना जो है सफिशिएंट कंडीशन में बदल जाता है। आइनस यही कहता है। आप मतलब इस चीज को समझो कि ये क्या कहना चाहते हैं, कॉमन सेंसिकल है। अब देखो, द फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट मेथड, इसको आप सोशलिस्ट मार्क्सिज्म कह सकते हो, अलेक्जेंड्रा कोलंटाई को याद करो, या आप सिल्विया फेड्रिसी को याद करो, लीजे वोगेल को याद करो, या हेदी हार्टमैन को याद करो। ये सब जो है फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट थिंकर है। तो जो फेमिनिस्ट मार्क्सिस्ट होंगे वो कैपिटलिज्म और पैट्रियार्की, इन दोनों को वो एक तरह से सिंथेसाइज करेंगे। वुमेन के मिजरी का कारण केवल जो है वो क्लास स्ट्रक्चर नहीं है, सॉरी, वो कैपिटलिज्म नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो मतलब या सही है, कहीं केवल क्लास स्ट्रक्चर नहीं है, कहीं पैट्रियार्की भी है, या केवल पैट्रियार्की नहीं है, क्लास स्ट्रक्चर भी है। तो इन दोनों को यदि आप देखो कंबाइन करता हुआ, तो ये नहीं है। इट ट्रीट्स पैट्रियार्की एज ए डिस्टिंक्ट सिस्टम ऑफ डोमिनेशन, ओकेजनली इंटरसेक्टिंग विद बट लार्जली इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल। नो, कोई लार्जली इंडिपेंडेंट नहीं है। It foregrounds the ways in which capitalist production and reproduction are inseparable from patriarchal relation, making gender and class mutually constitutive। जो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर में जो वुमेन के बॉडी पे जो कंट्रोल किया जाता है, उसके लेबर पे जो कंट्रोल किया जाता है, उसको इनविजिबल बनाया जाता है, उसको इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, इवन नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता है, वो प्लस जो जो जो
क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास, ये दोनों एक दूसरे को जो है कंस्टिट्यूट करते हैं। मतलब जेंडर के प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो लेबर है उस पर कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर काफी कुछ डिपेंडेंट है, और उससे फिर जो है क्लास स्ट्रक्चर बनती है जिससे वुमेन को और जो है सताया जाता है। सो जेंडर एंड क्लास आर म्यूचुअली कंस्टिट्यूटिव, इन मतलब इंटरसेक्शनलिटी है फॉर वुमेन्स मिजरी। ये सबसे सही है, बाकी देखोगे पढ़ लेना, ये उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता है। अब यहाँ पे जो है देखो 15-16 से लेकर 20 तक जो है वो डीआई था, वो मैंने छोड़ दिया है, और 21 से लेकर 35 तक काफी आसान जो है वो कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन है पैराग्राफ, उसको भी मैंने छोड़ दिया है। तो अब 36 से हम लोग चलेंगे पॉलिटिकल साइंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, और रूसोज आइडिया ऑफ फ्रीडम इज रिपब्लिकन। क्यों? जनरल विल याद करो, जनरल विल उनका क्या है, उसके थ्रू हमको जो है फ्रीडम मिलता है। जनरल विल मतलब सभी लोग जो हैं मिल करके डिलिब्रेट करते हैं, उससे जो है लॉ बनाते हैं, हर कोई लॉ गिवर है, हर कोई लॉ का निर्माता है, और उस लॉ को हम फॉलो करते हैं तो हमें मोरल फ्रीडम मिलता है। तो इस तरह की जो फ्रीडम है वो रिपब्लिकन फ्रीडम है, नॉन डोमिनेशन। हम अपने किस्मत के खुद मालिक हैं, कम्युनिटी। इट इज नॉट प्योरली कॉन्ट्रैक्टेरियन, जबकि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, और ये तो यूटिलिटेरियन तो बिल्कुल नहीं है। In Plato's Republic, the shaping of citizen through law and education is most closely compared to which discipline? ये क्वेश्चन इतना ब्यूटीफुल है, इस तरह क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं देखा। ये जो है मेडिसिन जो विधा है, अ, वो मैच करती है प्लेटो के रिपब्लिक का, कैसे सिटीजन को लॉ एंड एजुकेशन के थ्रू जो है उनको डिसिप्लिन किया जाता है। जैसे एक डॉक्टर जो है वो बॉडी को डिसिप्लिन करता है मेडिसिन से, वैसे ही ट्रेनिंग एंड एजुकेशन से एक स्टेट जो है या फिलोसफर किंग जो है वो सिटीजन को डिसिप्लिन कर सकता है, उसको जस्टिस की तरफ लगा सकता है, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे वो ऑक्सिलरी हो, चाहे फिलोसफर किंग। तो मेडिसिन यहाँ जो पढ़ लेना, ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। वैसे ये सारी चीजें जो हैं पढ़ाई होती हैं उनके एजुकेशन सिस्टम में, लेकिन उसको कंपेयर किया जा सकता है मेडिसिन से, जो जो पूरा ये जो प्रोसेस है टू डिसिप्लिन द सिटीजन। चार्ल्स टेलर डिस्क्राइब द स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी एज। चार्ल्स टेलर की यदि आप पढ़ोगे कि पॉजिटिव और निगेटिव लिबर्टी, तो वो बहुत ही फेमसली उन्होंने कहा है कि पॉजिटिव लिबर्टी इज एन एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट एंड निगेटिव लिबर्टी इज एन अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखो, पॉजिटिव लिबर्टी के लिए सब इंडिविजुअल हो, चाहे समाज हो, चाहे स्टेट हो, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जैसे यदि आप पॉजिटिव लिबर्टी बढ़ाना चाहते हो हैंडीकैप पर्सन की, तो आपको मॉल, रोड, जितने पब्लिक स्पेस हैं उसको हैंडीकैप फ्रेंडली बनाना पड़ेगा, ऐसा ट्रांसपोर्ट, ऐसी चीज या व्हील चेयर उनको मुहैया करानी पड़ेगी, तो आपको कुछ करना पड़ेगा। यदि लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो शेल्टर देना पड़ेगा, उनको फ्री अनाज देना होगा, तो उनकी लिबर्टी बढ़ेगी। इवन यदि आपको इंटरनल अपनी लिबर्टी बढ़ानी है, मतलब अपने विल पर खुद कंट्रोल करना है, तो आपको एक्सरसाइज करना होगा, आपको मेंटल विल पावर डेवलप करना पड़ेगा, आपको झटकना पड़ेगा। मान लीजिए आपको डॉक्टर ने कहा है कि आपको शराब नहीं पीनी है, तो आपको वो विल जनरेट करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कुछ ना करो और वो लिबर्टी आपको मिल जाएगी। जबकि नेगेटिव लिबर्टी इज एन अपॉर्चुनिटी कॉन्सेप्ट, बस आपको वो अपॉर्चुनिटी हम देते हैं, आप कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ पता नहीं। आप ब्रिज के नीचे सोए हुए हो, लेकिन लोग कह मतलब आपको हम कह रहे हैं कि आपको मॉल में जा करके, मल्टीप्लेक्स में जाके मूवी देखने और पिज्जा खाने का पूरा फ्रीडम है। व्हाट डज इट मीन? आई एम गिविंग यू अपॉर्चुनिटी बट यू आर नॉट कैपेबल। जब हम कैपेबिलिटी को बढ़ाते हैं तब जो है पॉजिटिव फ्रीडम होता है, पॉजिटिव लिबर्टी होती है, बट वो एक्सरसाइज कॉन्सेप्ट है। ये बात उन्होंने व्हाट इज रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी 1979 एस्से में कहा था। ब्यूटीफुल एस्से, व्हाट्स रॉन्ग विथ नेगेटिव लिबर्टी। पार्था चटर्जी ने एक बुक लिखा था, नेशनलिस्ट थॉट एंड द कॉलोनियल वर्ल्ड, ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। उसपे क्वेश्चन भी इस तरह के ऑब्जेक्टिव आते हैं कि किस थिंकर ने कहा कि कॉलोनियल वर्ल्ड के लिए या कॉलोनियल जो स्टेट है, पोस्ट कॉलोनियल स्टेट, उनके लिए नेशनलिज्म इज ए डेरिवेटिव डिस्कोर्स। डेरिवेटिव डिस्कोर्स मतलब इट इज नॉट अ मेन डिस्कोर्स। मेन डिस्कोर्स जाति है, रीजन है, लैंग्वेज है, ना कि नेशन, नेशनलिज्म। So in Partha Chatterjee's work on colonial nationalist thought, the moment of maneuver refers to, यहाँ पे देखो all of the above है, तो गौर करो कहीं सही तो पूरा तो सही नहीं है। तो मैनूवर का मतलब ये होता है कि आप कहीं पे जो है आप कुछ ऐसा दांव खेल रहे हो जहां पे कि आप जीतते हो, लाइक दैट।
मैनूवर इसको कहते हैं. So one where colonial intellectuals, जैसे हमारे गांधी नेहरू ये सब थे, accept the essentialist difference between west and east. मतलब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वेस्ट और ईस्ट डिफरेंट है. वन वेयर colonial intellectual assert cultural independence of the east from the west. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि नो, हमारा सुपीरियर है, हम आपके कोई सबऑर्डिनेट कल्चरली नहीं है. फ्रेंच फैनन को याद करो. वन वेयर नेशनलिज्म asserts itself by rejecting the modern in favor of indigenous culture and moral values. गांधी जी को याद करो, he rejected the modern. नो, हमारा अपना ट्रेडिशनल वे अच्छा है, हम सुपीरियर है, हमारी सिविलाइजेशन अच्छी है. आप टैगोर का याद करो, तो ये सभी जो है सही है. दैट इज द मोमेंट ऑफ मैनूवर. मतलब कल्चरल सुपीरियरिटी कैसे हम रिगेन करते हैं, कैसे हम उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, उस दास्ता से मुक्त होते हैं, कल्चरल दास्ता. In Kautilya's Shadgunya 6 strategies framework, where can a Vijayagussi or conqueror achieve progress without waging war or suing for peace? Adopt asana. आपको पता है 6 जो है उन्होंने फॉरेन डिप्लोमेसी के जो है अवयव, मतलब कैटेगरी बताए हैं. उसमें संधि है, संधि कर लो, जैसे ईरान और अमेरिका कर रहे हैं. विग्रह, जैसे लड़ाई करो, जैसे अमेरिका ने और इजराइल ने छेड़ा, विग्रह किया उन्होंने. याना, मार्च करो, अमेरिका ने और इजराइल ने मार्च किया. आसना, जैसे कि अभी 2 महीने से हो रहा था. मतलब ईरान भी रेडी है, अमेरिका भी रेडी है, दोनों ने ब्लॉकेट किया हुआ है, दोनों एकदम आंखें तरे रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई लड़ नहीं रहे. 2 महीने तक हुआ ना, तब जाके संधि हुई. या द्वैधी भाव भी है, मतलब कि डुप्लीसिटी, जो हमेशा पाकिस्तान जिस टाइप से खेलता है, चाइना भी डुप्लीसिटी. समश्रया भी है, जहां पे कि आप एक से जो आश्रय ले लेते हो, कोई मजबूत से. इजराइल ने जैसे मान लो अमेरिका का आश्रय ले लिया, लाइक दैट, और फिर आप अपने विरोधी पे अटैक करो. तो आसना का मतलब होता है कि आर्म्ड न्यूट्रलिटी, मतलब जहां पे कि आप बिल्कुल तैयार हो, लेकिन आपको लगता है कि अटैक करने से कोई फायदा होने वाला है. अमेरिका को लगा कि अब ज्यादा और ईरान को कूटने से कुछ नहीं मिलने वाला. ईरान को भी लगा कि हमको झुकने से कोई फायदा नहीं है, देखते हैं क्या होता है, टाइप का. वेयर नाइदर द किंग नॉर हिज एनिमी कैन ruin ईच अदर्स अंडरटेकिंग. यही सिचुएशन आसन के लिए, जहां पे कि आप एक दूसरे को और बर्बाद नहीं कर सकते हो, तो जस्ट तैयार रहो लड़ने के लिए, लेकिन लड़ो मत. आसन, बाकी पढ़ लेना, सही नहीं है. लेकिन मैंने जो कहा, ये जो 6 याद हो तो आपको कई कई एग्जाम में फायदा होगा. अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज डोमिनेंट मेथड ऑफ मोरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी एम्प्लॉयड बाय जॉन रॉल. तो यहाँ पे तो 4 जो टर्म है उसमें से एक ही जॉन रॉल से मिलता है, वो है रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम, ना कि कलेक्टिव, कॉन्ट्रैक्टरियन. और ओरिजिनल पोजीशन इज नॉट मेथड इन मोरल एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. ओरिजिनल पोजीशन तो उनका स्टेट ऑफ नेचर है. तो रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम क्या है? बेसिकली इसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि आपने किताबों में, आप बचपन में किताबों में पढ़ते हो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना. आपके फादर भी बताते हैं, मदर भी, कि झूठ नहीं बोलना चाहिए. और अगले ही दिन जो है कोई आपके फादर ने लोन किसी से लिया, वो मांगने के लिए आया, और आपके फादर, घंटी बजी और आपके फादर ने की होल से देख लिया, बोला जाके बोल दो कि पापा घर पे नहीं है. तो आपको क्या, आप कैसे मतलब रिकंसाइल करोगे कि किताब में लिखी हुई बात जो है वो सही है, वो मोरल है, एथिकल है, या जो फादर ने कहा कि जाके झूठ बोल दो, तो क्या झूठ बोलना गलत है? तो क्या मेरे फादर गलत बात करने के लिए बोल रहे हैं, जबकि वो खुद कहते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए? इस तरह के जो डिलेमा, जितने भी मोरल इथिकल कैंपस के जो डिलेमा आते हैं, जो एक यूनिवर्सल जो हमें बताया जाता है थ्योरी में, और जो प्रैक्टिकल में हम देखते हैं, उसमें रिकंसाइल हम कैसे करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम. कि कैसे हम उसको रिकंसाइल करते हैं. या तो हम ये मान लें कि ये एक्सेप्शन है, जो मेरे फादर ने कहा, अदरवाइज हमें सच ही बोलना चाहिए. या हम ये कह दें कि सिचुएशन तो सिचुएशन कॉन्टेक्चुअल होता है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कॉन्टेक्चुअल है. तो दैट इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टिव इक्विलिब्रियम. Feminist political theory has critiqued the social contract by terming in it which of the following. इसके पहले जो है, इस आंसर के पहले इस बुक को याद करो. कैरोल पैचमैन एक बहुत फेमस थिंकर थी, फेमिनिस्ट थिंकर. उन्होंने जो लिखा है सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें उन्होंने जितना भी हॉब्स, लॉक, रूसो, कांत, इन सब की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इवन जॉन रॉल का, उसको उन्होंने सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, फ्रेटर्नल कॉन्ट्रैक्ट करा दे दिया है. ये भाइयों के बीच में, पैट्रियार्की में जो है, भाइयों के बीच में बंटवारा करने का जो है कॉन्ट्रैक्ट है. ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये मैन के लिए है, मैन के द्वारा है, और मैन के फायदे के लिए. वुमेन वुमेन के लिए इसमें कुछ भी नहीं है.
तो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है, फ्रेटर्नल कॉन्ट्रैक्ट है, सिविल स्लेव कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब कि औरतों को स्लेव बनाने का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैरिज जैसे जीएस मिल कहते हैं, स्लेव बनाया जाता है औरतों को, ऑल ऑफ देम। Foucault's notion of capillary power emphasizes which type of analysis of power relation. कैपिलरी पावर मतलब क्या है? वो ये कहते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में जगह जगह जो है, पूरे नाखून से लेके सर तक के बाल तक जो है, वो ब्लड की जो रुधिर कोशिकाएं या कैपिलरीज दौड़ती हैं, उसी तरीके से पावर जो है ना, पूरे समाज में हर जगह पावर आपको दिखेगा, और वो एवरीवेयर आपको डिसिप्लिन कंट्रोल करती है। पावर ऐसा नहीं है कि एक ऊपर केवल आपको एक दिख रहा है, एवरीवेयर पावर है। तो ये जो है ना, डिडक्टिव एनालिसिस ऑफ पावर का मतलब है कि एकदम ऊपर से कोई एक पावर है और नीचे आती है, इस टाइप का नहीं है। क्लास बेस्ड एनालिसिस वो नहीं करते हैं, कास्ट बेस्ड नहीं करते हैं। तो असेंडिंग एनालिसिस ऑफ पावर इसको हम कह सकते हैं। मतलब पावर जो है ना, वो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस में लाइफ के हर पार्ट में ये बढ़ते हैं और मिल करके ओवरऑल सिस्टम ऑफ पावर बनाते हैं। ऐसी पावर आपको एक डॉक्टर के पास क्लिनिक में जाओ, वहां पे आपको पावर दिखेगी, आपका उसके ऊपर पावर है। आप एक छोटे से स्कूल में जाओ, वहां पे स्टूडेंट के ऊपर टीचर का पावर। आप कहीं पे किसी हॉस्पिटल में जाओ, कहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में जाओ, कहीं पे कोई आधार कार्ड दिखाने के लिए जाओ, कहीं पे कोई पासपोर्ट बनाने के लिए जाओ, हर जगह आपको पावर रिलेशन दिखाई पड़ेगा। यू विल हैव ए रिलेशन जहां किसी आदमी के पास आपके ऊपर पावर है और आपको उससे निगोशिएट करना पड़ रहा है। असेंडिंग एनालिसिस ऑफ पावर। 44 देखो कितना डेंस, बहुत बड़ा सा है, चलिए इसको पढ़ते हैं। आ, ये कहते हैं, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ। स्पैशियल, स्पैशियल मतलब कि जो स्पेस रिलेटेड, जैसे मान लो ज्योग्राफी एक स्पैशियल साइंस है। स्पैशियल और सेंट्रल लोकल डायनेमिक्स, एक सेंटर और दिल्ली और पेरिफेरी, कोर पेरिफेरी या सेंटर पेरिफेरी, अफेक्ट नेशनल डेवलपमेंट पैटर्न। द नेशनल स्टेट, जो नेशनल स्टेट मतलब जैसे कि फेडरल स्टेट, इज नॉट एग्जॉस्टेड बाय द एक्शंस ऑफ इट्स सेंट्रल रूलर। इट इज ए कॉम्प्लेक्स एग्रीगेशन ऑफ लोअर लेवल स्टेट्स एंड लोकल elites, जैसे बिहार, बंगाल एंड ऑल। The provincial states are poised between regional society and the larger state system. Depending upon their strategic capacity, they can either create an independent developmental state, subtly wresting power away from the central state, or become dependent state. अब चलो ये जो है, मतलब ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मैं इसको आप बताना भी नहीं चाहता था। ये मोस्ट प्रोबेबली जो है, ये प्रेरणा सिंह की है, लेकिन अब इस पे मैं ज्यादा आपके लिए मैं छोड़ जा रहा हूँ कि ये किसने। असल में जो अभी के जो थिंकर हैं, लाइक असीमा सिन्हा एंड प्रेरणा सिंह, इन सब को हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं है, और उनसे यदि ऐसा डीपर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास में कोई जवाब होता नहीं है, लेकिन शायद इनके सिलेबस में ये है और इसलिए ये पूछते हैं। द टर्म एजर्टिव, मैंने मुझे, मैं मेमोरी से कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसमें प्रेरणा सिंह है, लेकिन आप देख लेना। द टर्म एजर्टिव, या छोड़ दीजिए, मैं इसको कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि perhaps I have not tried even to check the answer on this. The term assertive populism and paternalist populism are usually used with reference to the politics of which of the following states? ये आपको तमिलनाडु में दिखेगा। पैटर्नलिस्टिक पॉपुलिज्म कैसे दिखेगा? अम्मा कैंटीन, अम्मा, ये मतलब जहां पे कि जो स्टेट के जो मुखिया हैं, वो आपको गार्जियन की तरह आपको कुछ फेवर करते हैं, पैसे देना, मिक्सी देना, एजर्टिव पॉपुलिज्म। पॉपुलिज्म हाइट है वहां पे, कटआउट बनाना, लीडर को का मंदिर बनाना, भगवान की तरह ट्रीट करना एंड ऑल। तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द थेसिस ऑफ मॉडरेशन इन पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया? बेसिकली देखो, थेसिस ऑफ मॉडरेशन क्या है, जो सबसे अच्छा यहाँ पे कहा है। कोई एक एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी टाइप की, एक्सट्रीमिस्ट तो क्या कहोगे, अपने को उन्होंने एनार्किस्ट कहा था, रेडिकल पार्टी कहा था, लेकिन पॉलिटिक्स में आके वो मॉडरेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स आपको जो है मीडियन की तरफ ले जाती है। कितना भी यदि मान लो आइडियोलॉजिकल, मान लो ये आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम है, लेफ्ट टू राइट, आप बिल्कुल एक रेडिकलिस्ट हो, लेफ्ट हो, लेकिन आपको पॉलिटिक्स करोगे ना, तो आपको सेंटर में ही करना पड़ेगा। दैट इज ए प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिक्स, मीडियन वोटर प्रॉब्लम आगे है अभी। So this thesis posits that an extremist party is likely to moderate its ideology and political practice by constraint imposed by the constitution and electoral rule. यहाँ पे आपको मॉडरेशन इसलिए करना पड़ता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार चलना पड़ता है।
और इलेक्टोरल रूल में मीडियन वोटर की सुननी पड़ती है जो कि बीच बीच का आदमी है, वहां पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। यदि आप एक्सट्रीमिज्म अपनाओगे तो आप चुनाव में हार के खत्म हो जाओगे। तो इसको थेसिस ऑफ मॉडरेशन कहते हैं। विच ऑफ द कॉन्सेप्ट बिलो वुड फिट अप्रोप्रिएटली इन द ब्लैंक? कपूर एंड बैसनब आगे देखो, ये जो अभी के जो थिंकर है जिसपे हम लोग काफी कम फोकस रहती है, कपूर एंड बैसनब आर्ग्यू दैट blank hai, has a powerful selection effect on the pool of candidates who are able to stand for office and on the characteristic of those elected. It spawns, matlab it creates rent seeking, foments, it gives strength to, foments the manipulation of public policy and undermines voter confidence in democracy. ये कॉमन सेंसिकल है क्योंकि आप इसमें कुछ भरोगे ना, इसमें से क्रिमिनलिटी, डिस्टिंटी, कास्ट मनी, तो केवल मनी भर पाओगे। तो मनी हैज ए पावरफुल सिलेक्शन इफेक्ट ऑन द पूल ऑफ कैंडिडेट हु आर एबल टू स्टैंड फॉर ऑफिस। जब भी कोई भी पार्टी, चाहे कितना भी मोरली अपने को अपराइट समझे, जब वो कैंडिडेट चुनते हैं ना, तो देखते हैं कि इसके पास करोड़ रुपए हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए करोड़ रुपए चाहिए। तो यदि आपके पास नहीं है करोड़ रुपए, तो इसका मतलब आप लाइफ में सक्सेसफुल भी नहीं हो। आपको नेटवर्किंग करना भी नहीं आता है, आपको लोगों को उल्लू बनाना भी नहीं आता है, आपको लोगों को भरमाना भी नहीं आता है। तो ये सब इसेंशियल क्वालिटीज हैं, लेकिन इससे डेमोक्रेटिक डेफिसिट पैदा होती है। यही बात ये लंबे लाइन में कहता है कि मनी इज ए क्राइटेरिया फॉर कैंडिडेचर। हर कोई जो है विनेबल कैंडिडेट, आप सीधे बेशर्मी से पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता बोलेंगे हाँ हमने उनको टिकट दिया, उनका रिकॉर्ड थोड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि हमको सीट जीतनी भी तो है, हम तो पॉलिटिकल पार्टी है, कोई हम एनजीओ थोड़ी चला रहे हैं। ऐसा सुनने में आपको आएगा, आपको सुन के अजीब सा लगेगा। Which of the following best explains why clientelist politics leverages democratic deficit? अब क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स, उसको कि हम पैटर्न क्लाइंट नेटवर्क पॉलिटिक्स भी कहते हैं, ये क्या है? बेसिकली ये है कि नीचे से शुरू होता है। गांव में कोई एक बहुत ही स्ट्रांग व्यक्ति है जो कि बहुत लोगों को मोबिलाइज कर सकता है। तो एक जो 10 गांव या 20 गांव का जो नेता है, वो वैसे वैसे लोगों को कहता है कि तुम हमें वोट दिलवाओ, जब इलेक्शन होगा हमारे नेता को, जब जब चुनाव में जीतेंगे तुमको फायदा होगा, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो वो जो जो बड़ा नेता है वो पैटर्न बन जाता है, ये क्लाइंट बन जाता है। क्लाइंट सर्विस दे रहा है पैटर्न को, पैटर्न उसको कुछ फायदा पहुंचाएगा। फिर ये जो 20-25 गांव का जो पैटर्न है, वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो बड़े नेता है उसका वो क्लाइंट बन जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो नेता है वो स्टेट लेवल के नेता का क्लाइंट बनता है, वो पैटर्न स्टेट लेवल का। और स्टेट लेवल के जो क्लाइंट पैटर्न नेता है वो क्लाइंट बन जाते हैं सेंट्रल लेवल का। इस तरह से एक नेटवर्क जो है क्लाइंट और पैटर्न, जो क्लाइंटलिज्म कहते हैं। जब कोई पार्टी चुनाव जीतती है तो वो सारे फायदे फिर नीचे तक पहुंचाने होते हैं, तभी आप उसको बनाए रख सकते हो। लेकिन इससे रेंट सीकिंग होती है, बहुत सारे विद्रुपता जिसको बोलते हो कि बैड थिंग जो है पॉलिटिक्स में, इससे आती है। इसी से बिचौलिया पैदा होते हैं, पावर ब्रोकर पैदा होते हैं, जो राजीव गांधी कहते थे कि बीच में छा जाते हैं पैसे को जब चलती है सेंटर से। तो यहाँ पे आप देखो, इसमें जो सबसे अच्छा आपको मिलेगा, यहाँ पे, दिस इज बिकॉज क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स परपेचुएट द डोमिनेंट रोल ऑफ elite upper class at an expense of lower caste who are reduced as consumers of welfare program। ये मेरे हिसाब से सबसे जो सही है, क्योंकि जो जनरली जो पैटर्न होते हैं ना, वो इलीट होते हैं, अपर क्लास या अपर कास्ट के होते हैं। और वो इस नेटवर्क के थ्रू जो है वो पावर कंट्रोल करते हैं। और फिर जो है वो मासेस को बस समझो कि वेलफेयर प्रोग्राम, थोड़ा सा फ्री राशन दे दो, 2,000 रुपये दे दो एंड ऑल, और बस वही दे करके उसका वोट लेते हैं। उनका कोई से नहीं होता है। ये पूरा जो पावर का जो मकड़ जाल है, उसमें कहीं उन मासेस का, जो बेचारे थोड़े पैसे के लिए, थोड़ी चीजों के लिए जो है वो वोट दे देते हैं। तो ये एक डेमोक्रेटिक डेफिसिट पैदा करता है। और इस पे पढ़ सकते हो। इसके बहुत सारे नुकसान हैं क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स के, जो इंडिया में काफी चलता है। इन एक्सप्लेनिंग इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ सिंस 1980s, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज गिवन एनालिटिकल प्रेसिडेंस बाय अतुल कोहली? ये मैंने दूसरी जगह पढ़ा था, इसलिए मुझे पता था कि अतुल कोहली ने इस पे 2-3, इस पे जो बेसिकली जो बुक लिखा है वो है पॉवर्टी एमिड प्लेंटी इन न्यू इंडिया 2012 में। इसके अलावा उनकी जो सबसे चीफ बुक है वो है डेमोक्रेसी एंड डिसकंटेंट इंडियाज ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गवर्नेबिलिटी। इसमें उन्होंने जो 1980s के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ लिबरलाइजेशन हुआ है, उसमें प्रो बिजनेस पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय इंडियन स्टेट पे काफी उन्होंने
रिसर्च किया है। उनका कहना है कि उसके बाद से अभी जो हम क्रोनी कैपिटलिज्म और कॉरपोरेट वर्ल्ड को फायदा पहुंचाने वाली गवर्नमेंट देखते हैं, ये कंसिस्टेंटली 1980 से हुई है। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, इन द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द आइडिया ऑफ सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट इंटेल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। सेक्युलराइजेशन ऑफ कास्ट का मतलब है कि कास्ट ऑफ प्यूरिटी और इम्प्योरिटी का जो था रिलेशन, कि छू दोगे तो ये हो जाएगा छूत एंड ऑल, ये नीचा है ये ऊंचा है, ये सब खत्म हो रहा है, ये सब का कोई मीनिंग नहीं है। अब आप किसी क्लब में जाओ, कहीं भी छोटे से बड़े शहर में, एक साथ बैठ करके ब्राह्मण हो या कोई जाति के हो, सब एक साथ खाते हैं पीते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो जो वर्टिकल जो है वो डिसइंटीग्रेशन हो गया है, कास्ट हिरार्की वो सब टूट गया है। लेकिन आप देखोगे कि दलित, महाराष्ट्र का दलित, यूपी का दलित और एमपी का दलित मिल करके जो है वो जय भीम एक साथ बोल रहे हैं, वो जो है दलितों को एजर्ट कर रहे हैं, तो हॉरिजेंटल सोलिडरिटी बढ़ी है। पता लगा मिथिला का एक ब्राह्मण और तमिल ब्राह्मण जो है वो मिलके कास्ट एसोसिएशन बना रहे हैं और सो डी रिचुअलाइजेशन हो गया है कास्ट का, प्यूरिटी इम्प्यूरिटी ये सब जो खत्म हो गई है। एंड प्रिविलेजिंग ऑफ वर्टिकल ओवर हॉरिजेंटल, नो, वर्टिकल वर्टिकल तो आपने देखा ना, हायरार्की को वर्टिकल कहते हैं, हॉरिजेंटल मतलब जो कास्ट एक ही तरह के कास्ट, मतलब बैकवर्ड कास्ट आकर के मिल करके समाजवादी पार्टी बनाओ, या एक पर्टिकुलर कास्ट जो है पूरे इंडिया भर में जुट करके अपनी कास्ट पॉलिटिक्स चलाओ। सो डी रिचुअलाइजेशन ऑफ कास्ट एंड द प्रिविलेजिंग ऑफ हॉरिजेंटल ओवर वर्टिकल रिलेशनशिप, ये है कि कास्ट का जो है डी रिचुअलाइजेशन हो गया है और हॉरिजेंटल सॉलिडिटी बढ़ गई है, वर्टिकल रिलेशनशिप टूट रहा है। कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, रजनी कोठारी का इन सब बातों पे काफी फोकस करता है। इसके अलावा कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, एम एन श्रीनिवास की जो बुक है सोशोलॉजिस्ट, वही बहुत इंपॉर्टेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में। अब यहाँ पे देखो, ये जो है ये मैं सीधा इसका आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब देखो, रोहित डे, गौतम भाटिया, महादेव खोसला, ये सब आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये सब वो वही मैं कह रहा हूँ कि ये पोर्शन जो एचसीयू में पूछा जाता है वो ब्लैंक जैसा है जनरल पॉलिटिकल साइंस के पेपर्स में, वो और जगह कोई नहीं पूछते हैं, तो इसलिए यहां से आप वो नॉलेज ले सकते हो, थोड़ा बहुत इंटरनेट पे जाके पढ़ सकते हो। Identify the scholar, the state with more powerful sub-national identity are likely to institute more progressive social policy than state with a weaker sub-national identity, all other things being equal। ये कहने का क्या मतलब, क्या कह रहा है ये? जैसे मान लो बंगाल है, उसका अपना बंगाली आइडेंटिटी है, तो वो जो है वो ज्यादा जो है प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसी जो है ला सकता है, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट है। यदि कोई स्टेट जैसे एमपी है, यूपी है, जिसका कि कोई सब नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वो तो बिल्कुल एक मेन स्ट्रीम आइडेंटिटी है, वहां पे कोई प्रोग्रेसिव सोशल पॉलिसी लाना डिफिकल्ट है। ये बात कहने वाले हैं प्रेरणा सिंह। हाउ सॉलिडेरिटी वर्क फॉर वेलफेयर, सब नेशनलिज्म एंड सोशल डेवलपमेंट, अगेन ये सब हम लोग के लिए डार्क एरिया है। द ओरिजिन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी कैन बी फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये फेमिलियर टर्फ है, जहां हम लोग को पता है डिपेंडेंसी थ्योरी लैटिन अमेरिका में पनपता है। अधिकतर जो उसके थिंकर हैं वो ब्राजील, अर्जेंटीना उसके होते हैं। रॉल प्रेविस को याद कीजिए जो फादर कहलाते हैं, सेल्सो फुर्टैडो हैं, देन दोस सेंटोस हैं, आंदर गुर्दन फ्रैंक है, सभी लैटिन। जैसे कि इलीट थ्योरी जो है वो इटली और साउथ जो यूरोप है उसकी बैस्टियन है, उसी तरीके से लैटिन अमेरिका इज द बैस्टियन ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। जैसे कि पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो फ्रेंच जो है, फ्रांस जो है कंट्री, उसके लिए जाना जाता है लैटिन अमेरिका। सैमुअल हंटिंगटन्स क्लासिक पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी 1968 बुक उन्होंने लिखा था, द पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। उसमें डेवलपिंग कंट्री में जो डेवलपमेंट के जो इशू है, मॉडर्नाइजेशन के इशू है, उस पर वो फोकस करते हैं। और उसमें वो बेसिकली क्या कहते हैं, ये है राइजिंग पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। बेसिकली उनका ये कहना है कि एक द्वंद चलता है, लोगों के जो मोबिलाइजेशन है, लोग सड़क पे निकल आए, हमको ये चाहिए हमको वो चाहिए, मोबिलाइजेशन है। ये भी मॉडर्नाइजेशन का एक अंश है कि लोग अवेयर होंगे, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर होगा, एजुकेशन बढ़ेगा, डेवलपमेंट होगा, लोग एस्पिरेशन बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, लोग मोबिलाइज होंगे। किसान आंदोलन देखो, स्टूडेंट आंदोलन देखो, ये एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। यदि इंस्टीट्यूशन जो बनाया उस डेवलपिंग कंट्री ने, जो बेचारा गरीब था, यदि वो उस एस्पिरेशन को, मोबिलाइजेशन जो जिस काउज से हो रहा है उसको मीट कर पाता है, तब तो वो वहां डेवलपमेंट होगा, और नहीं तो डिके होगा, नहीं तो केओस होगा। यही बात वो कहते हैं। तो देयर इज ए द्वंद बिटवीन मास मोबिलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन या कैपेसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन।
Without institutionalization or without the capacity of the institution, development produces instability. यदि mobilization is more than institutional capacity, decay. यदि institutional capacity is matching to mobilization or demand, development. Arrange the following chronologically. तो इसमें केवल अरब लीग आपको परेशान कर सकता है क्योंकि इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था, शायद आपको पता नहीं होगा। बाकी ओस्लो एकॉर्ड बहुत फेमस है, पैलेस्टीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन पीएलओ, आज यासर अराफात की जो है और इसराइल के बीच में ओस्लो एकॉर्ड होता है नॉर्वे में। बेल्फोर डिक्लेरेशन बहुत अब फेमस हो गई है। मिस्टर बेल्फोर जो है ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर थे 1917 में। इन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि जो मैंडेट जो एरिया है फिलिस्तीन का, जिसको इंग्लैंड जो है वो उसको दिया गया था उसको देखने के लिए आफ्टर ऑटोमन एम्पायर के ढहने के बाद, तो वहां पे एक इजरायली स्टेट बनेगा, ये ज्यूस स्टेट बनेगा। ये डिक्लेरेशन था, बाद में बना भी। इस्लामिक रिवॉल्यूशन ऑफ ईरान, जिसके जड़ में है आज भी जो ईरान इजराइल अमेरिका वॉर है 1979 में होता है, आयतुल्ला खुमैनी, नॉट द सेम खैमेनी जिनकी हत्या की गई, वो दूसरे थे। तो यदि आप इसको देखो तो आप, यहाँ तो मैंने दे ही दिया, अभी हम मैच कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज केम अंडर द मैंडेट सिस्टम। अभी मैं आपको मैंडेट बता रहा था, वहां पे हुआ क्या था कि जो ऑटोमन टर्क अंपायर था वो बहुत बड़े एरिया को काबू करता था, जिसको अभी हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, और साउथ यूरोप पूरा एरिया ऑटोमन टर्क अंपायर के कब्जे में था। जब वो वर्ल्ड वॉर वन में ढह गया, उसका जो सीट था वो इस्तांबुल था, जहां टर्की है। आप कह लो टर्की जो है वो ऑटोमन टर्क अंपायर का बचा कुचा पार्ट है। तो उसको जब टूटा तो जो एलाइड पावर थे उन्होंने बांट लिया। कैसे बांटा कि इराक जो है ब्रिटेन के अंदर आ गया, पैलेस्टाइन भी ब्रिटेन के अंदर, इसी ही बेल्फोर डिक्लेरेशन हुई। जो ट्रांस जॉर्डन था, जहां अभी कुछ सीरिया जॉर्डन कंट्री है और भी कुछ कंट्री है, वो सब ब्रिटिश में आ गया। सीरिया जो है वो फ्रेंच के अंदर आ गया, लेबनान भी फ्रेंच के अंदर आ गया, इसलिए काफी इन दोनों जगह आपको फ्रेंच मिलेंगे। तो यहाँ यदि आप देखो तो मैंडेट सिस्टम में इसमें से कौन से आपको दिख रहे हैं? इसमें से ईरान नहीं है, पैलेस्टीन और इराक दोनों यहाँ पे हैं, ईरान यहाँ नहीं है, सऊदी अरेबिया नहीं है, तो पैलेस्टीन इराक जो है मैंडेट सिस्टम के अंदर आ गई। ये क्या था पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज एन इंड्यूरिंग कन्फ्लिक्ट। इन सब में देखो, रसिया यूक्रेन चलो 4 साल 5 साल लड़ रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान 70 साल से लड़ रहे हैं, यूएस मैक्सिको की लड़ाई हुई थी एक समय में हिस्टोरिकल। आपको जान के आश्चर्य होगा कि कैलिफोर्निया से लेके एरिजोना और टेक्सास सब मैक्सिको से छीन के अमेरिका में मिलाया गया था। अफगानिस्तान पाकिस्तान भी लड़ते रहते हैं, लेकिन इंड्योरिंग नहीं है। इंड्योरिंग इन सब में देखो तो इंडिया पाकिस्तान, इंड्योरिंग मतलब बहुत लंबा चलने वाला। जॉन मैरसिमर जो अभी भी टीवी पे आके हम लोग का ज्ञान बढ़ाते हैं, ईरान अमेरिका इसराइल वॉर पे, उनकी मैं सभी ऑलमोस्ट मैं सारे वीडियो सुनता हूँ। ही इज द ग्रेट थिंकर जो अभी जिंदा है, और उनकी जो बुक है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स 2001 की बहुत ही फेमस बुक है। ये ऑफेंसिव नियो रियलिस्ट माने जाते हैं। ऑफेंसिव नियो रियलिज्म, ऑफेंसिव न्यू रियलिज्म मतलब कि स्टेट वांट टू बिकम रीजनल हेजेमन। द मेन पर्पस ऑफ ब्रिक्स, ब्रिक्स की अभी बैठक इंडिया में हो रही है, इंडिया इस साल का चेयर है, याद रखिए 2026 में न्यू दिल्ली में हो रही है। ब्रिक्स जो है, इन सब में देखोगे तो मल्टीपोलरिटी सबसे सही है, तो टू प्रमोट मल्टीपोलरिटी, ना कि इन्वेस्टमेंट इन ग्लोबल नॉर्थ, ये तो ग्लोबल साउथ की बात करता है। तो स्ट्रेंथन द डॉलर, नो, ये तो डॉलर के अगेंस्ट जाता है। टू प्रमोट डिसआर्ममेंट, ऐसी कोई बात नहीं। सोशल वेलफेयर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड पार्टिसिपेटरी अप्रोच, ये सब किसके अवयव हो सकते हैं या किसके फीचर हैं? सोशल वेलफेयर, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नो। ह्यूमन रिलेशन, कोई मतलब नहीं। इकोलॉजिकल अप्रोच, कोई नाता नहीं। तो एक ही बचता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन was the phrase coined by the developed country for the type of administration required in the developing country like us third world, जहां पे कि डेवलपमेंट सुविधा एजेंडा, ना कि लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन एंड ऑल। सो इसके जो कोर थिंकर रहे हैं वो एडवर्ड वेगनर रहे हैं, जॉर्ज जॉर्ज एफ गैंट रहे हैं, डोनाल्ड सी स्टोन रहे हैं, फ्रेडरिक्स रहे हैं। अकॉर्डिंग टू गार्बेज केन मॉडल, पॉलिसी आउटकम ऑफन डिपेंड, मार्क एंड ऑलिसन जो है इसके मेन थिंकर रहे हैं। गार्बेज केन मॉडल में ये माना जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें लीडरशिप इतनी तेजी से आते हैं, लोग जाते हैं, जो डिसीजन मेकर्स भी आते हैं जाते हैं, प्रॉब्लम्स जो है कई जगह निकलती रहती हैं, उसके सॉल्यूशन लोग ढूंढते हैं, सारा चीज बहुत कैओटिक होता है, कोई बहुत प्लान नहीं होता है। कई बार जो है जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन उसकी कोई सॉल्यूशन उनको दिखती नहीं है, तो वो प्रॉब्लम को वो गार्बेज में फेंकते हुए उनका ट्रांसफर हो जाता है। कई जो है लोग सॉल्यूशन पे काम करते रहते हैं, लेकिन उसको
तभी वो सॉल्यूशन जो है पॉलिसी नहीं बन पाती, उसको भी गार्बेज में लोग फेंक देते हैं। गार्बेज मतलब क्या होता है? ऑफिस के फाइल्स में, आर्काइव में पड़ी रहती है। लेकिन एक समय में ऐसा होता है कि कोई ऐसा प्रॉब्लम विकराल हो गया, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया और तुरंत उसकी सॉल्यूशन ढूंढनी है। तो सब जो है निकाला जाता है, वो गार्बेज से खोज के कोई सॉल्यूशन निकाला गया, उस प्रॉब्लम से चिपका के कहा जाता है, लो ये पॉलिसी बन गई। इस तरह से जो है कैओटिक वे में लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में पब्लिक पॉलिसी बनती है। तो यहाँ पे देखोगे कि रैशनल डिसीजन नहीं होता है, इरैशनल होता है। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो रैशनलिज्म है। ब्यूरोक्रेटिक कैपेसिटी सेक्शन आता नहीं है। फ्लूइड पार्टिसिपेशन, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, गार्बेज में फेंकते जा रहे हैं। फ्लूइड पार्टिसिपेशन, आते हैं जाते हैं लोग। तो पब्लिक पॉलिसी जो है नॉन सिक्वेंशियल होती है, सेरेंडिपिटस होती है, बाई चांस होती है, कैओटिक होती है। The idea that civil society, civic norms, and social capital are important for good governance is reflected in the work of Robert D. Putnam. Robert D. Putnam की जो बुक है Bowling Alone, The Collapse and Revival of American Community, Better Together Restoring the American Community, ये सोशल कैपिटल को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सोशल कैपिटल इंडिविजुअल के लिए भी हो सकती है, समाज के लिए। समाज में यदि हार्मनी है, एक दूसरे को लोग हेल्प करते हैं, एक दूसरे को लोग टांग नीचे नहीं खींचते हैं, जनरल एक सब में ट्रस्ट का लेवल है, तो समाज बहुत तेजी से प्रोग्रेस करेगा, गवर्नेंस अच्छी होगी। लेकिन इसका उल्टा होने पर समाज नीचे जाएगा। एक इंडिविजुअल के सोशल कैपिटल का मतलब है कि यदि आपकी नेटवर्किंग है, आपके दोस्त, आपके रिलेशन यदि अच्छे अच्छे जगह पे हैं जहाँ की आप उनको फोन फोन कर दो और आपका काम हो जाए, तो वो एक कैपिटल के जैसा है। जैसे कैपिटल से आप अपनी पूंजी से अपनी प्रॉफिट बढ़ा सकते हो या इनकम बढ़ा सकते हो, वैसे ही आप अपने सोशल जो आपकी सोशल कैपिटल है उससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। रॉबर्ट डी पुटनम, ये सब इससे रिलेटेड है नहीं। स्टेटमेंट वन देखो, ऑर्गेनाइजेशन इज कोऑपरेटिव सिस्टम विच इज कॉन्सियसली कोऑर्डिनेटेड फॉर अचीविंग पर्पस। ये जो है चेस्टर बर्नार्ड की बहुत फेमस कोट है। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे डिफाइन किया, ऑर्गेनाइजेशन इज ए सोशली कंस्ट्रक्टेड consciously constructed social system of two or more person for achieving a purpose. बी है इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क आर अननेसेसरी। यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन ना केवल आपके दिमाग का ब्रेन सेल गर्म हो गया कि नहीं, इतना भयानक पेपर देख के, क्योंकि ये बहुत टफ पेपर है, तो अभी तक आप ना अननेसेसरी को नेसेसरी पढ़ने लगोगे। मैंने तो यहाँ आपको बता दिया, नहीं तो और आप इसको भी सही मान लोगे, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है और बी इज इनकरेक्ट, क्योंकि इंटरेक्शंस एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी नहीं। Consider the following statement. Statement है, policy is a goal-oriented aim to provide a solution to a problem. यही तो है, public policy is a solution to a common societal problem, and this is nothing but a solution, a decision. This decision is taken in public domain by public officials. Policies aim to channel human behavior to promote the common good. ये इतना कॉमन सेंसिकल एवरेज स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है, क्या गलत होगा? सो बोथ आर करेक्ट। इन गवर्नेंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज मेनली, अभी तक में आप दो तीन बार आपने कॉस्ट बेनिफिट देखा होगा। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मान लीजिए आपके पास में किसी डिसीजन के लिए चार अल्टरनेटिव है, तो सबका जो है आप कॉस्ट निकालते हो, इसका यदि ये अडॉप्ट करेंगे तो क्या कॉस्ट होगा और बेनिफिट्स मनी टर्म में, और फिर जिसका सबसे कम कॉस्ट बेनिफिट, सबसे कम कॉस्ट हो और सबसे ज्यादा बेनिफिट हो, उसको हम चुन लेते हैं। सो कंपेयर पॉलिसी अल्टरनेटिव्स इकोनॉमिकली, सबको एक कॉमन मनी वैल्यू पे लेके करते हैं। दिस इज अ रैशनल अप्रोच ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन डिसीजन। Which one of the following does not represent the concept of public administration as defined by Woodrow Wilson? अब यहाँ पे आओगे आप तो देखोगे एडमिनिस्ट्रेशन इज इनसेपरेबल फ्रॉम पॉलिटिक्स। उन्होंने तो कहा था कि टोटली सेपरेबल है। ये है पॉलिटिक्स या पॉलिसी, और ये है एडमिन, दोनों बिल्कुल नहीं कटने चाहिए, इनसेपरेबल। इसको डायकोटमी उन्होंने कहा था, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स डायकोटमी। तो ये तो गलत हो गया। तो यहाँ नॉट है, इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी न्यूट्रल, इट इज ए साइंस, इट इज ए मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन इज मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी, टेक्नोक्रेटिक। अब यहाँ पे चार थिंकर हैं पॉलिसी के, उनकी बुक है, ये अच्छा है। मैक्स वेबर को आप ब्यूरोक्रेसी से मिला सकते हो, तो सी का टू हो जाएगा, और सी का टू में ही ये दो खत्म हो गया, क्योंकि इसमें जो है सी सी ओके ओके ओके, सी का टू यहीं पे है, सी का टू यहाँ है, ओके। और एक और आपको यदि मिल जाए तो आप पॉल सेबेटियर जो है वेरी फेमस है, एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क, एसीएफ कहते हैं, ये एक पब्लिक पॉलिसी का एक मॉडल है।
जैसे कि मल्टीपल स्ट्रीम थ्योरी है, उसी तरह से एडवोकेसी कोलिशन फ्रेमवर्क है। तो ये यदि आप जानते हो तो बहुत आसान है आपको ये करना। ए का 4 यहाँ पे है, लेकिन यदि नहीं जानते हो तो ये भी जान लो कि मीडियन वोटर थ्योरम जो है डंकन ब्लैक ने दिया था, एंथोनी डॉन्स ने भी दिया था। तो इससे भी, और हैरोल्ड लैसवेल पॉलिसी साइंस के फादर हैं, तो इनसे आप मिला सकते हो। यहाँ पे मीडियन वोटर थ्योरम क्या कहता है कि यदि आप वोटर को, जित मान लो कि एक कंस्टिट्यूंसी में 2 लाख वोटर है, यदि आप आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम पे लेफ्ट टू राइट यदि सभी वोटर को अरेंज करो, कि कितने वोटर जो है वो लेफ्ट ओरिएंटेड है, पता लगा कि 10,000 लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट हैं, फिर 12,000 थोड़े से कम लेफ्ट हैं, ऐसे हैं। तो यदि आप देखोगे ना कि सेंटर में आते आते, जो कि ना तो लेफ्ट है ना राइट है, सबसे ज्यादा वोटर है, मोड यहाँ निकलेगा। तो आपको यही मॉडरेशन की पॉलिसी होती है। किसी भी एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को लेके आप चुनाव नहीं जीत सकते हो, आपको कैच ऑल बनना पड़ेगा। आपको मीडियन वोटर जो सोच रहा है उस टाइप से आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पे है, सेंटर पे, मीडियन वोटर थ्योरम। अब यहाँ पे ये जो बहुत आसान है कि ये अप्रोच को मैच करना है, तो आप इंटरप्रेटिव अप्रोच जो हमने देखा ना कि आप इंटरप्रिटेशन करते हो, ये किसके साथ इसमें जाएगा, पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ जाएगा, मार्क्सिज्म क्लास के साथ चला जाएगा, रियलिज्म जो है वो सिक्योरिटी अप्रोच के साथ जाएगा, और फंक्शनलिज्म बच जाता है, टेक्नोक्रेटिक अप्रोच, तो आप मैच कर लेना। यहाँ पे आप देखो अगेन जो कुछ बुक है, यहाँ तो मैं इस बुक को कभी भूल नहीं सकता क्योंकि एलएससी में इस बुक पे काफी पढ़ाई हुई थी। नच, जो थेलर की बुक है। नच क्या कहता है, इसका एक बहुत मजेदार एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आप जाते हो किसी पेस्ट्री के शॉप में, और आपको घुसते ही जो है ना, वो सबसे आगे देखोगे कि कुछ पेस्ट्री रखी रहेगी, और पीछे में जो है छिपा करके कुछ और पेस्ट्री है। तो आप जनरली आगे वाला पेस्ट्री खरीद लोगे। तो आपको उसने हल्का सा, नज का मतलब होता है हल्का सा धक्का देना, बहुत हल्का। जैसे कि आप पूछो कि अरे वो चीज कहाँ है, और आपके पार्टनर ने आपको हल्का सा नज किया, सी हेयर, तो इसको नज कहते हैं। तो हल्का सा आपको नज, जैसे पेरेंट जो है हल्का सा नज करे। नज और नैगिंग में फर्क होता है कि बेटा अब छोड़ दो, टीवी बंद कर दो, पढ़ने लगो, नज है। लेकिन बिल्कुल टीवी को बंद कर दे हाथ, तो ये नज नहीं है। तो नजिंग जो है वो ऐसे ही होता है। नज मतलब गवर्नमेंट कैसे नज करती है, जैसे अभी इनकम टैक्स बनी, तो उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि भाई बाय डिफॉल्ट जो है न्यू इनकम टैक्स टैक्स आप पे लागू हो जाएगा। जो न्यू जो 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 न्यू जो इनकम टैक्स के जो स्लैब्स हैं, जो रूल है, नहीं तो आपको जाके कहना पड़ेगा कि ओल्ड में हम रहना चाहते हैं। तो आपको उन्होंने नज किया, क्योंकि लोग आलस के चलते, इनर्शिया के चलते उसमें रह जाते हैं। दैट इज कॉल्ड नजिंग। तो ये जो है पब्लिक पॉलिसी जो है वो लोगों को नज करना चाहिए एक तरफ जाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, एजुकेटेड बनाने के लिए, सोशल हार्मनी के लिए। तो ये थेलर की बुक बी का ले लो आप, 3, तो बी का 3 से ये क्रैक हो जाता है। बाकी आप मैच कर लेना, बहुत अच्छे अच्छे बुक हैं। थॉमस आर डाई की यहाँ पे जो बुक है वो अलग दी गई है। थॉमस आर डाई की बुक यहाँ पे पॉलिसी पैराडॉक्स है, थॉमस वन, वन का, डी का वन, देख लेना। लेकिन उनकी जो ये बहुत फेमस बुक है अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी, ये थॉमस आर डाई का बुक भूलना मत। ओके, लास्ट क्वेश्चन जो है वो फ्रेंच फैनन, तो वी ऑल नो कि ये कॉलोनियल रेजिस्टेंस की तरफ है। वायलेंस से ही हो, तो वायलेंस भी जरूरी है छटकने के लिए, कल्चरल दास्तान से मुक्त होने के लिए। होमी भाभा जो है इज नोन फॉर हाइब्रिडिटी। मतलब एक हाइब्रिडिटी क्या है, जब कॉलोनियल मास्टर होते हैं तो उनका कल्चर भी जो है वो कॉलोनी के कल्चर से मिक्स होकर के एक नया कल्चर बनता है, उन पर भी इफेक्ट पड़ता है, एक हाइब्रिड कल्चर बनता है। ओरिएंटलिज्म इज अ वेरी फेमस बुक ऑफ एडवर्ड सेड, जिसमें वो क्या कहते हैं, मैंने तो कितनी बार कहा है कि वेस्टर्न स्कॉलर या वेस्टर्न जो इपिस्टेमोलॉजिकल एम होता है, समझने का जो एम होता है ईस्टर्न कल्चर को, इसलिए नहीं कि वो समझ पाए हमें, इसलिए कि हमें वो दूर सके, डेराइट कर सके, हमें नीचा दिखा सके कि वेस्टर्न कल्चर यहाँ है और ईस्टर्न कल्चर यहाँ है, नीचे है। इसके लिए ओरिएंटलिज्म। तो एक ही बचता है, नगोयू वॉथ युंग वो। तो ये क्या हो जाए, कोलोनिलिटी ऑफ लैंग्वेज याद कर लो, आगे के लिए हेल्प होगा। सो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये सीरीज आप लाइक करते हो, मैं बार बार कह रहा हूं, यदि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो ही मेरा पैशन होगा, क्योंकि आई एम अटरली बिजी। लेकिन मैंने जो सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स कई बार क्रैक किया है, बहुत इजीली क्रैक किया है, बहुत कम टाइम में,
उस नॉलेज को जस्ट मैं ट्रांसफर करना चाहता हूं विद सम लेटेस्ट ट्रेंड। यदि आपको लगता है कि इसमें वैल्यू है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो आप भेज सकते हैं मेल, मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है। यदि आप वो स्टूडेंट हैं जो सीयूईटी पीजी या यूजीसी नेट या अदर एग्जाम, मेरे अधिकतर स्टूडेंट आप वही हैं अभी तो सब्सक्राइब, तो आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि सीयूईटी पीजी की फाउंडेशन बैच और मॉक टेस्ट सीरीज जल्दी शुरू होगी। और यूजीसी नेट की भी इस बार पहली बार फाउंडेशन बैच होगी, मॉक टेस्ट सीरीज तो होगी ही, जो कि सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होगी। यदि आप जुड़ना चाहते हैं पॉल साइंस हेल्प कम्युनिटी से, अपने प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं और गाइडेंस चाहते हैं एक दो लाइन में, ऑफ कोर्स अदरवाइज तो टेलीग्राम ग्रुप में ही गाइडेंस मिल सकती है, तो वेबसाइट है paulsciencehelp.in, ईमेल है paulsciencehelp@gmail.com, टेलीग्राम चैनल है @paulsciencehelp, और एक्स पे जो हैंडल है वो है @paulsciencehelp। चलिए मिलेंगे इसी तरह के किसी एक और थीम के साथ क्रैक सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2027 सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टार्ट with lots of into and guts. So yes, lots of and perseverance, लगे रहो।